नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, विसर्ग संधि के नियमों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके अंतर्गत में चार नियमों पे चर्चा कर चुके थे। आज 5वें नियम से 10वें नियम तक चर्चा करेंगे और इसके आगे के क्लास में संधियों से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे और अपवाद क्या क्या है संधियों के, उसके बारे में जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करता हूं मैं इस 5वें नियम के साथ। पूरा का पूरा संधि क्या है, नियमों से घिरा हुआ है, खासकर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब फिर वही बात कि आपको नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा जितने एग्जाम्पल हैं, हर नियम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको अच्छे से करते जाइए, क्योंकि वही शब्द आपके एग्जाम में आते हैं तो आपके दिमाग में वो छप जाता है कि उसका संधि विच्छेद किस प्रकार से आप पढ़े थे, या फिर उसका संधि, दो शब्दों का संधि क्या होता है उसको किस प्रकार आप पढ़े थे, ये आपके दिमाग में छप जा रहता है। तो नियम अपने आप याद हो जाएंगे जब आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। क्लास स्टार्ट करते हैं जी 5वें नियम के साथ। 5वां नियम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखते हैं। 5वां नियम बोल रहा है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो और आ हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या बोला मैं, आ या फिर आ, और उसके साथ क्या हो, विसर्ग हो। फिर विसर्ग प्लस पहले शब्द के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, विसर्ग जुड़ा हुआ है। फिर वो योग करेगा किससे, दूसरा शब्द जिसमें पहला वर्ण क्या हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, या तो क हो, या तो ख हो, या प हो, या फ हो। क ख प फ, इसके जस्ट चौथे नियम में भी इसी को पढ़े थे कि क ख प फ के बारे में ही पढ़े थे। यहां पर भी उसी के जस्ट आगे बढ़ रहे हैं। क ख प फ हो दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो क्या हो जाता है, विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, सबसे पहला एग्जाम्पल प्रातः काल, आपको एग्जाम में दे देता है प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा करके। तो प्रातः काल का संधि विच्छेद प्रातः प्लस काल ही होता है। क्या किया गया इसमें, प्रातः बोले ना, तो जो त है, त कैसे बना है, स्वर रहित त प्लस अ से बना ना, स्वर रहित त प्लस अ, और उसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, विसर्ग का चिन्ह जुड़ेगा। ठीक है, तो अ आया, फिर विसर्ग का चिन्ह आया, प्लस आया, फिर क्या आया, क आया। तो नियम फॉलो हो गया, यहाँ पे नियम का अनुसरण कर रहा है। यहाँ पे अ है तो अ हो गया, उसके बाद क्या, विसर्ग की मात्रा है यहाँ पे, तो ये विसर्ग हो गया। क है तो यहाँ पे क की मात्रा। तो जब ये नियम में ढल चुका है तो इसका संधि क्या होगा, सिर्फ इन दोनों शब्दों को अपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी विसर्ग के ऊपर में लाइन नहीं जाएगा, और ये दोनों अलग शब्द नहीं, एक ही शब्द है जिसमें क्या हुआ है, प्रातः प्लस काल मिलकर क्या बना है, प्रातः काल। फिर ये दूसरा में भी वैसी हो रहा है, यहां पर यह है तो यह का निर्माण कैसे हुआ है, स्वर रहित या प्लस अ से हुआ, बोला मतलब यहां पे अ छुपा हुआ है। अ के साथ क्या आया, विसर्ग आया। अब उसके साथ प्लस क्या हो रहा है, पान लिखा है ना, पान में पहला वर्ण क्या दिख रहा है, प दिख रहा है। तो नियम में फिर ये नियम के अंतर्गत फिर आ गया ये, यहां पर या में क्या छुपा हुआ है, अ। विसर्ग है तो यहां पर विसर्ग है, फिर है प है तो क ख प ख में प दिख रहा है आपको, तो ये फिर पूरे नियम के अंतर्गत में आ गया। नियम ये बोलता है कि मेरे नियम के अंतर्गत में जो शब्द आएंगे उनमें क्या होगा, विसर्ग क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। मतलब विसर्ग पहले संधि से पहले जहां पर था वहीं पर ही विसर्ग संधि के बाद भी आएगा। तो पयः प्लस पान, पयोपान नहीं होगा, इस चीज को खास ध्यान रखिए। वहां एग्जाम में वो पयोपान करके देगा ऑप्शन, पयः प्लस पान का संधि क्या होगा, पयः प्लस पान ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी आता है अधःपतन, बहुत बार आया। अधःपतन को संधि करके क्या दिया जाता है आपको, एक ऑप्शन अधोपतन दिया जाता है, जो कि गलत है। अधःपतन में फिर क्या दिख रहा है, अ है, विसर्ग है, प है, अ है, विसर्ग है, प है। तो संधि करूंगा मैं जब, तो विसर्ग का स्थान परिवर्तित नहीं होगा और विसर्ग का ना लोप होगा, ना तो विसर्ग के जगह कोई वर्ण का आगम होगा। ठीक है,
तो अधः पतन क्या हो जाएगा, अधः पतन। अंतःकरण क्या होगा, अंतःकरण ही होगा। अंतःपुर ही होगा, सब नियम के अनुसार है। रजः प्लस कण, रजः कण। ज में क्या आया, अ की मात्रा छुपा हुआ है, ये विसर्ग हो गया और ये क हो गया, अ विसर्ग क, तो ये नियम के अनुसार फिर आ गया। तो रजः प्लस कण क्या होगा, रजः कण। ठीक है, फिर तपः प्लस पुत, प आया, विसर्ग है यहाँ पे अ छुपा हुआ है, तो तपः प्लस पुत, तपः पुत। वयः प्लस क्रम, वयः प्लस क्रम भी क्या होगा, वयः प्लस क्रम ही होगा। मनः प्लस कामना, देखो किसके किसके बारे में बात की, ये मनः कामना हो गया, पयः पान हो गया, अतः पतन, सॉरी अधः पतन। ये तीन ऐसे संधियां हैं जिसमें आपको वो एग्जाम में क्या देता है, पयो पान देगा। एक ऑप्शन आपको पयो पान रहेगा। अधः पतन के बारे में जब वो बात करेगा तो एक ऑप्शन रहेगा आपका अधो पतन रहेगा। वैसे ही मनः कामना की बात करते हैं तो गारंटी है यहाँ पे फिर क्या रहेगा, एक ऑप्शन मनोकामना रहता ही है, जो कि स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं और मनोकामना को टिक कर देते हैं या अधोपतन को टिक कर देते हैं। इसके बारे में जब पूछे रहता है तब वैसे पयोपान को टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। नियम के अनुसार वो क्या होगा, पयः पान का संधि होगा, पयः पान। अधः पतन का होगा आपका अधः पतन ही। और क्या चीज है, मनः प्लस कामना, मनः कामना का क्या होगा आपका, मनः कामना ही होगा। यहाँ पे प्लस मार्क करना भूल गया, यहाँ पे क्या आएगा, मनः प्लस कामना। ठीक है, अब इसमें अपवाद है। अब जहां पे अपवाद आया वहां पे आपको अच्छे से ध्यान से सचेत होकर पढ़ने की जरूरत है। यहां पर क्या लिखा है, तिरह प्लस कार। नियम क्या बोल रहा है कि अ के साथ विसर्ग जुड़ा और उसके साथ क्या आया, क ख प फ। तो वैसे यहां पर भी हो रहा है। ती के बाद र है, र में क्या छुपा हुआ है, अ। र जो बना हुआ है स्वर रहित र प्लस अ से बना ना, तो यहाँ पे अ छुपा हुआ है, विसर्ग आया, फिर क आया, अ आया है, विसर्ग आया है, क आया है। तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, तिरह प्लस कार, तिरह कार होना चाहिए आपके पास आंसर। लेकिन यही इसका अपवाद है कि तिरह कार ना होके क्या होता है, तिरस्कार होता है, तिरस्कार। वैसे पुरुष, हाँ, और इसको भी ध्यान से देखिएगा, पुरस्कार लिखा है, पुरस्कार नहीं होता है। आप उच्चारित भले करते हो पुरस्कार कर, पुरु नहीं होता, ऊ की मात्रा नहीं आता। ये आपको शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। पूरा प्लस कार क्या हो गया, पूरा कार होना चाहिए था इस नियम के अनुसार, लेकिन ये एक अपवाद है, इसलिए क्या होगा, ये पूरा प्लस कार को आप याद रखना कि पुरस्कार होता है और पुरस्कार नहीं, पुरस्कार। सही शब्द क्या है, पुरस्कार, जिसमें र में ऊ की मात्रा नहीं लगता है। इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज का विशेष ख्याल रखिए। अब अपवाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपवाद मतलब क्या चीज है, जो नियम के अनुरूप ना चलकर खुद के अनुरूप अलग से वो चलता है, वो क्या है, अपवाद है। नियम के अनुरूप ना चल के अपने हिसाब से चलना। तो ये दो उदाहरण हैं जो यहाँ पे अपवाद स्वरूप है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। ये हो गया पांचवा नियम। फिर चलते हैं छठवें नियम में। अब छठवां नियम क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अ या फिर आ था, यहाँ पर क्या है, अ है, उसके बाद विसर्ग था, उसके बाद भी यहाँ पे विसर्ग है। क ख प फ के जगह में क्या है, अ के अलावा स्वर, अ के अलावा स्वर। मैं जानता हूं कि टोटल स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। 11 स्वर में से अ के अलावा बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं 10 स्वर की बात कर रहा हूं। तो अ के अलावा स्वर कितने स्वर, 10 स्वर। ठीक है, 10 स्वर का योग होगा किससे, पहला शब्द जिसका अंतिम वर्ण क्या हो, अ हो, और उसके साथ क्या लगा हुआ हो, विसर्ग लगा हुआ हो, तब क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। और यहां पर लिखा है अतः, तो त में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, और उसके बाद क्या है, विसर्ग है, तो ये अ हो गया और ये विसर्ग हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, एव लिखा ना, और यहां पर अ मत समझ लेना, ये लाइन आपको ये बता रहा है कि अ के अलावा स्वर, तो ये अ के अलावा ही तो स्वर है, ये एव आया ना, अ के अलावा ही स्वर है। तो अतः प्लस एव क्या बोला, विसर्ग का लोप होगा। विसर्ग का चिन्ह क्या है, अतः, त के बाद क्या है, विसर्ग का चिन्ह, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, विसर्ग का चिन्ह लोप हो जाएगा। तो अतः प्लस एव का संधि क्या होगा, अतएव,
अत एव, या उल्टा बोलिए अत एव का संधि विच्छेद क्या होगा, अतः प्लस एव। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे क्या है, अगर वो पहले से लिखा रहता, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, अतः प्लस एव को वो पहले से अगर लिख दिए रहता अत प्लस एव, अत प्लस एव, तो वो बन जाता अतैव, अतैव बन जाता है ना। कैसे बनता, अत मतलब कि त में क्या छुपा हुआ है, अ, सामने में क्या दिख रहा है, ए, छोटा ए है, तो अ प्लस ए क्या बना देते, ए बना देते। अत प्लस एव में त में छुपा हुआ अ और एव का पहला वर्ण ए, अ और ए मिलकर क्या बना देते, ए बना देते, तो क्या बन जाता, अतैव बन जाता, अतैव बन जाता। तैव, ए ओ अर ऐसे पढ़े थे ना, ए ओ अर ऐसे करके, तो ये किस में चले जाता, आपके संधि, कौन से संधि में, स्वर संधि का उदाहरण बन जाता, फिर अतएव बनाते तब, ठीक है। कौन से संधि का उदाहरण हो जाता, दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। फिर आगे आता पय प्लस आदि, पय प्लस आदि, अच्छा ये किसका आता, अतएव बोल रहे हैं, अतएव के लिए क्या हो जाता, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि हो रहा है ना, किसका, ए की मात्रा का वृद्धि हो रहा है, तो वो आता वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। पय प्लस आदि, अब यहां पर भी फिर वही बात है, या आया, या में क्या छुपा हुआ है, या में क्या छुपा हुआ है, अ की मात्रा छुपा हुआ है, उसके बाद क्या है, विसर्ग है। अब विसर्ग के बाद क्या लगा हुआ है, अ के अलावा स्वर, अ के अलावा स्वर क्या है, आ यहां पे लगा हुआ है ना, तो पय प्लस आदि, पय आदि, पय आदि, पय आदि, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, पय प्लस आदि है, तब हुआ वो पय आदि हुआ, ठीक है, उसका संधि, लेकिन पय प्लस आदि दे दिया आपको, पय प्लस आदि, या फिर डायरेक्ट पूछ दिया आपको पयादि का, पयादि का संधि विच्छेद बोलेगा तो पय प्लस आदि नहीं होगा, पयादि का संधि विच्छेद पय प्लस आदि नहीं होगा, जबकि उसका विच्छेद होगा पय प्लस आदि होगा, पय प्लस आदि, या का अवर्ण और आदि का आवर्ण दोनों मिलकर क्या बना दिए, आवर्ण, तो पयादि का संधि विच्छेद पय प्लस आदि, या उल्टा बोलिए पय प्लस आदि का संधि पयादि, अयादि, अयादि क्या आया, अयादि स्वर संधि, अय आया ना, वहां पे अय आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, अयादि स्वर संधि। किस उदाहरण में बोल रहा हूं, पय प्लस आदि का, पय प्लस आदि किस संधि का उदाहरण है, तो वो है अयादि स्वर संधि का, जबकि पय प्लस आदि है विसर्ग संधि का उदाहरण, जिसमें विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, बाकी जितने चीजें हैं वो क्या है, सेम के सेम दिखाएंगे, पय प्लस आदि। आगे ततः प्लस एव, ऐसी क्या हो जाएगा, ततः प्लस एव, तत एव, ततः प्लस एव, तत एव, लेकिन विसर्ग हटा देता तो तत् प्लस एव क्या हो जाता, तत् प्लस एव ततैव हो जाता, तत् प्लस एव क्या होता, ततैव हो जाता, ततैव होता, तो फिर वो किस में चले जाता, वृद्धि स्वर संधि में चले जाता। फिर आएगा पय प्लस इच्छा, तो पय इच्छा, पय प्लस इच्छा, पय इच्छा, पय प्लस इच्छा, पय प्लस इच्छा, मैं विसर्ग को हटा के बोल रहा हूं, पय प्लस इच्छा, या में छुपा हुआ है अ, इच्छा का छोटा ई है ना, ये छोटा ई है, तो अ और ई क्या बनाएंगे, ए नहीं ए बनाएंगे, ए, तो ये हो जाता पयेच्छा हो जाता। अगर विसर्ग नहीं होता तब पय प्लस इच्छा क्या हो जाता, पयेच्छा हो जाता, पयेच्छा। अब हम जानते हैं कि गुण स्वर संधि का लक्षण क्या था, ए ओ अर्थ, पयेच्छा, या में क्या आया, एक ही मात्रा आया है, तो ये किसका उदाहरण बन जाता, उस समय गुण स्वर संधि का उदाहरण बन जाता। बहुत मस्त मस्त यहाँ पे उदाहरण है, उसको अच्छे से समझिए, मैं क्या क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर है यशः प्लस इच्छा, यशः प्लस इच्छा, ये सब इसी नियमों के अनुसार ही है। यशः प्लस इच्छा क्या होगा, यश इच्छा, यश इच्छा, स में अ की मात्रा छुपा हुआ है, विसर्ग आया, और ये जो ई है अ के अलावा आने वाला ई है, तो नियम के अनुसार आ गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, यशः प्लस इच्छा, यश इच्छा होगा। वैसे ही पय प्लस इच्छा क्या होगा, पय इच्छा होगा। अब फिर वही बात, यहां पर विसर्ग का चिन्ह नहीं होगा, तो अब ये किसका उदाहरण बन जाएगा, आपके स्वर संधि का उदाहरण बन जाएगा। कैसे, यस, यस में अ छुपा हुआ है,
और ये क्या हो गया ई, अ और ई, छोटा ई की मात्रा और ई क्या बन जाते, ए बन जाते, तो यह स्वेच्छा बन जाता, यह स्वेच्छा, यह स्वेच्छा। फिर से किसका उदाहरण आ गया, गुण स्वर संधि का उदाहरण बन जाता है ये। वैसे प प्लस इच्छा, प ये इच्छा हो जाता, प ये इच्छा, फिर से गुण स्वर संधि का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता। मैं क्या क्या चीज समझाया उस चीज को अच्छे से आराम से इत्मीनान से समझिए। और आप तब तक इन चीजों को जो मैं अभी बोला उन चीजों को तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक इसके पहले के क्लास में जो संधि, स्वर संधि के बारे में 5 प्रकार पे मैं जो डिस्कशन किया हूं, जितनी मैं चर्चाएं वहां पे किया, उस चीज को आप नोट कॉपी में अपने नहीं बनाए हो और उसको अपने दिमाग में नहीं छापे हो, तो मैं जो अभी बात बोल रहा हूं वो सब बात आपको क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं आगे के नियम में बढ़ रहा हूं। 5वां नियम हुआ है, 6वां नियम हुआ है, 7वें नियम को देखते हैं। 7वां नियम क्या बात कर रहे हैं, 7वां नियम क्या बात कर रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अ हो, प्लस क्या हो, विसर्ग का चिन्ह हो, फिर प्लस। अब दूसरे शब्द की बात है ना, दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो क्या हो, अ हो, या तो क्या हो, अ हो, या फिर 3 4 5 लिखा हूं मैं, 3 4 5, और 3 4 5 का अर्थ क्या हुआ, यहां पे क्या है, ये पूरे क्या है, 3 4 5 स्पर्शी व्यंजन है। तो इसी को आप किसके बारे में बात कर रहे हो, सघोष, सघोष के लिए जा रहे हो आप, इतना ध्यान रखिएगा, सघोष स्पर्शी व्यंजन, सघोष स्पर्शी व्यंजन। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, सघोष स्पर्शी व्यंजन वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, ओ हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। फिर से पढ़ते हैं एक बार नियम को कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अ हो, और उसके साथ जुड़ा हुआ हो क्या, विसर्ग। फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर अ हुआ, या फिर स्पर्शी व्यंजन में से तीसरा वर्ण ग, ज, ड, द, ब, या फिर चौथा वर्ण घ, ज, ढ, ध, ब, या 5वां वर्ण अंगा, या, ना और मा। आपको अंगा और या का उदाहरण बहुत कम देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा उदाहरण मिलेगा नासिक के वर्णों में, सबसे ज्यादा उदाहरण मिलेगा ना और मा का। ना और मा में भी सबसे ज्यादा मिलेगा उदाहरण मा का मिलेगा उसमें, अगर नासिक के वर्ण को दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपको लिख के दे रहा है तो। देखते हैं, अ के साथ ये मना है प्लस अनुकूल, मना में ना में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, अ के साथ क्या लगा, विसर्ग लगा, प्लस अनुकूल में पहला वर्ण क्या है, अ है। तो ये जो संधि है, ये जो शब्द है, कौन से शब्द, मना प्लस अनुकूल, ये किस नियम के अंतर्गत आ रहे हैं, इस 7वें नियम के ही अंतर्गत आ रहे हैं। अब ये नियम क्या बोलता है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा बोला, ओ हो जाएगा बोला। तो यहाँ पे लिखा है मना प्लस अनुकूल, तो ये मन का मन लिखे, अनुकूल का अनुकूल इधर रहेगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मना, मना प्लस अनुकूल क्या बनेगा, मना। तो इसमें मन मैं लिखा, विसर्ग के जगह में क्या हो जाएगा बोला, ये नियम ओ हो जाएगा करके, विसर्ग के जगह में क्या हो जाएगा बोला, ओ हो जाएगा, प्लस ये क्या है, अनुकूल है इधर। ठीक है, अब मैं इसको सबको जोड़ूंगा तो ये ना में ओ जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मनो हो जाएगा, मनो। अब ये नो हुआ, यहां पर क्या है, अनुकूल, मनो अनुकूल नहीं, मनो अनुकूल नहीं, वह जो अ है वे वहां, यहां पे जो अ है वो भी किसके साथ जुड़ जाएगा, ओ के साथ जुड़ जाएगा। या तो फिर वो क्या करेगा, आपको अवग्रह चिन्ह के हिसाब से देगा, अवग्रह चिन्ह भी लगा सकता है यहाँ पे, मनो नुकुल भी सही है, मनो नुकुल भी सही है, या फिर मनो और उसके बाद क्या है, अनुग्रह चिन्ह, अनुग्रह चिन्ह भी लगा सकता है, अ के रूप में उच्चारित किया जाता है, मनो अनुकूल, मनो नुकुल, मनो नुकुल, ये भी क्या है, इसका संधि है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मना प्लस अनुकूल को मैं मनो नुकुल लिखा, वैसे अध प्लस गति को अधो गति के रूप में लिखूंगा, अधो गति, विसर्ग के जगह में क्या आ गया, ओ की मात्रा आ गया, तमह प्लस गुण, देख रहे हैं जैसे कि यहां पे आया गा आया है, 3 यहां पे उदाहरण लिया गा वाला, गा क्या है, पहले वर्ग का तीसरा वर्ण गा, तो तमह प्लस गुण नियम के अनुसार आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मां में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, मां में क्या छुपा हुआ, आ ना, मां कैसे बना, स्वर रहित मां प्लस अ से बना, स्वर रहित मां प्लस अ, उसके बाद क्या है विसर्ग, तो अ और
विसर्ग, फिर प्लस क्या है, चौथा वर्ण है ना गुण, सॉरी तीसरा वर्ण है, ग मतलब कि तीसरा वर्ण, ग मतलब कि तीसरा वर्ण किसका, कंठ स्पर्शी व्यंजन का तीसरा वर्ण है कौन, ग। नियम के अनुसार आ रहा है, इसलिए तमह प्लस गुण क्या होगा, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, ओ की मात्रा, और वह ओ की मात्रा किसमें जुड़ जाएगा, मां में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तमो गुण। वैसे मनो मनः प्लस गत, मनोगत, सरह प्लस ज। अब देखो ज आया, ग के बारे में बात कर लिया, जा आया, घ के बारे में कोई शब्द ऐसा नहीं है, यहां पर उदाहरणों में मेरे को नहीं मिला वो चीजें, शब्द घ से संबंधित, ठीक है। तो सरह प्लस ज क्या है, दूसरे वर्ग का तीसरा वर्ग, तो सरह प्लस ज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पे इतना सारा एग्जाम्पल लिखा हूं मैं, ये नीचे का एग्जाम्पल आपको नहीं दिख रहा होगा, सभी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करके जाइएगा, बहुत बार एग्जाम में ये आते रहते हैं। मनोज, मनः प्लस ज, मनः प्लस गत, मनोगत, या मनोगत का संधि विच्छेद आपको पूछेगा तो मनः प्लस गत होता है, ध्यान रखिएगा। मनोगत का मनः प्लस गत, सरोज का सरह प्लस ज, वैसी मनोज का मनः प्लस ज, मनोज का मनः प्लस ज, पयोग का पयः प्लस द, पयः प्लस द, पानी देने वाला अर्थात बादल, पय मतलब कि पानी है, यशः प्लस द, यशोदा। आप जितने भी यहां शब्द पढ़ रहे हो वो अधिकतर, जितने भी संधियों में जो शब्द पढ़े, अधिकतर शब्द आपके पर्यायवाची अध्याय के अंतर्गत मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मनः प्लस ज, मनोज, पयः प्लस द, पयोद, वैसे यशः प्लस द, यशोदा। विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है, ओ में परिवर्तित हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि नियम बोलता है कि अगर अलग हो, यशः में स में क्या छुपा हुआ है, अ के साथ क्या लगा हुआ है, विसर्ग, फिर क्या है 3 4 5 वर्ण, द लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो त थ द, तीसरा वर्ण आया किसमें, चौथे स्पर्शी व्यंजन वर्ग का कौन सा है, तीसरा वर्ण द है, जो कि नियम के अनुसार तीसरा आ रहा है यहाँ पे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण के हिसाब से, तो ये यशः प्लस द क्या हो जाएगा, यशोदा। वैसे ही तपः प्लस धन, तपो धन होगा, पयः प्लस धी, पयोधि, यशः प्लस धन, यशोधन, पयः प्लस धर क्या हो जाएगा, पयो धर हो जाएगा, तपः प्लस बल, तपोबल, मना प्लस बल, मनोबल होगा। आगे बढ़ते हैं, मना प्लस भाव, मनोभाव। मैं जितना बोल रहा हूं सब इस नियम के अनुसार है, अच्छे से इसको करते जाइए। मना प्लस भाव, मनोभाव। अब इसके नीचे की चीजें आपको हो सकता ना दिख रहा हो, लेकिन स्क्रीन में अलग से इसको शो कर रहा हूं मैं। मना प्लस भाव क्या है, मनोभाव है। तपह प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि क्या हो जाएगा, तपोभूमि। वैसे ही तेजह प्लस मैं, तेजोमय होगा। सिरह प्लस मणि, शिरोमणि को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शिरोमणि, शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा, सिरह प्लस मणि होगा। अब आते हैं 20वें, 21वें और 22वें में। देखो क्या लिखा, मनः प्लस अभिलाषा लिखा। मनः प्लस अभिलाषा को आप क्या बोलोगे, मनोभिलाषा। मनः प्लस अभिलाषा क्या हुआ, मनोभिलाषा। मनः प्लस अभिलाषा, इसमें क्या है, मन लिखे यहां पर, विसर्ग की जगह ओ की मात्रा आएगा, फिर क्या है, अभिलाषा है तो ओ जुड़ेगा न के साथ, तो मनो बन जाएगा, मनो बन जाएगा। अब जो अभिलाषा है, अभिलाषा का आ कहां गायब हो गया, फिर मनो प्लस अभिलाषा, तो अभिलाषा का आ गायब हो गया, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा गायब नहीं हुआ है, वो जुड़ा है किसके साथ, ओ के साथ जुड़ा हुआ है, या तो फिर उसको अवग्रह चिन्ह के साथ निरूपित किया जाएगा। तो इसको मैं मनोभिलाषा को मैं कैसे लिख सकता हूं, या फिर एग्जाम में आपको लिख के कैसे देगा, मनो फिर क्या है, ये अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह फिर लिखाएगा भी ला सा। अवग्रह चिन्ह का भी उच्चारण आप किस रूप में करते हो, अ के रूप में करते हो, तो मनोभिलाषा, ठीक है, बीच में आएगा मनोभिलाषा, ठीक, मनोभिलाषा या फिर मनोभिलाषा। फिर है यशः प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा, यशः प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा। प्रथमः प्लस अध्याय, प्रथमो अध्याय, ठीक है, प्रथमोध्याय। वैसे ही 8वां नियम के बारे में आप चर्चा करते हैं।
8वां नियम क्या बोल रहा है देखेंगे, अ के अलावा स्वर हो, पहला शब्द क्या हो, पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ के अलावा स्वर, फिर प्लस विसर्ग लगा हुआ हो, फिर प्लस सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण हो तो विसर्ग की जगह क्या आ जाता है, रा आता है, विसर्ग की जगह क्या आता है, रा आता है। अब इसको भी हम लोग किससे समझते हैं, पूरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्या लिखा है, दूह प्लस आत्मा, दूह प्लस आत्मा, दूरात्मा लिखा तो क्या हुआ, दू का मैं दू लिखा, विसर्ग की जगह क्या आ गया, विसर्ग के जगह स्वर रहित र आ गया, बोला ना, विसर्ग की जगह क्या आएगा, स्वर रहित र, जिसको किस रूप में प्रदर्शित करते हो आप, हलंत के रूप में प्रदर्शित करते हो। और यही चीज हलंत के रूप में है। एक बार इधर करते हैं अच्छे से, फिर क्या बोले, दू प्लस आत्मा, दूह प्लस आत्मा लिखा हुआ है तो दू के जगह क्या लिखे आप, दू लिख दिए, ठीक, प्लस विसर्ग की जगह क्या आना है, बोले है वो स्वर रहित र आना है तो र लिखा मैं, फिर क्या आया है, आत्मा, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बीच का जो र है वो आने अगले वाले आ से मिल के क्या बना लेगा, रा बना लेगा, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है, आधा था और मां, उसके पहले क्या लिखा था, दू, तो बन गया क्या चीज, दूरात्मा, तो दू प्लस आत्मा क्या हो गया, दूरात्मा हो गया। वैसे ही अ के अलावा है ना स्वर, अ के अलावा इसमें कौन सा स्वर दिख रहा है आपको, छोटे ऊ की मात्रा, अ के अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटा ई, छोटा ई, छोटा ई, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ई, छोटा ऊ, आगे क्या है, यहाँ पे 13वां है, 13वां के रूप में लिखा गया है, ये क्या है, 11 के बाद 13, जबकि वो 12 होगा, फिर नी प्लस झर क्या होगा, निर्झर, निर्झर। यहाँ पे 12वां जो मैं उदाहरण लिखा था वो 12वां इस नियम के अनुरूप नहीं था, इसलिए मैं उसको क्या किया, यहाँ से इरेज कर दिया हूं। नी प्लस झर क्या होगा, निर्झर, नी में छोटे ई की मात्रा है, फिर क्या है प्लस झर में आपको पहला वर्ण झ दिख रहा है ना, तो झ क्या है, एक सघोष वर्ण है, ये सघोष वर्ण, वही तो बोला सघोष वर्ण है, तो ये क्या हो गया, नी प्लस झर, निर्झर। एक बार पूरे का पूरा को मैं पढ़ता हूं, नी प्लस अर्थक क्या हो गया, निरर्थक। अब देखो सघोष वर्ण बोला गया, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, पूरे के पूरे 11 वर्ण क्या है, सघोष हैं, 4 आपके अंतस्थ वर्ण है, य र ल व है, एक उष्म व्यंजन ह भी क्या है, सघोष वर्ण है। अब इसके अलावा जो 25 में से जो 3 4 5 वर्ण, मतलब कि 3 पंचे 15 वर्ण, ये 3 पंचे 15 वर्ण हुए, सभी स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर, ये कितने हो गए 15, और यहां पे दिख रहा है आपको 5, तो 15 और 5 20, 20 और 11 क्या हो गए 31, तो सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 31 है। 31 सघोष वर्णों की संख्या, इनका योग होगा किससे, इन 31 वर्णों का अगर योग हुआ किससे, पहला शब्द जिसका अंतिम वर्ण आ के अलावा स्वर हो, ठीक है, फिर प्लस क्या है, विसर्ग का स्थान हो, तो उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, सघोष वर्ण, तब क्या होगा बोल रहा है, विसर्ग की जगह में र आ जाएगा, जैसे कि यहीं पर हुआ है, दू प्लस आत्मा दुरात्मा हुआ, कहां तक कंप्लीट कर चुके, नी प्लस अर्थक में निरर्थक होगा, विसर्ग की जगह आया र आया, वो जो र है हलंत र ना, मतलब कि स्वर रहित र आएगा, इसके जगह स्वर रहित र अ से मिलकर क्या बना लिया, र बना लिया, तो निरर्थक, ठीक है क्या, निरर्थक। वैसे नी प्लस उपाय निरूपाय हो जाएगा, नी प्लस उद्देश्य निरुद्देश्य कैसे हुआ है, फिर विसर्ग की जगह क्या आएगा, र आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें छोटे ई की मात्रा, फिर विसर्ग है, फिर क्या है, ऊ है, ऊ क्या है, एक सघोष वर्ण है, छोटे ई की मात्रा क्या है, अ के अलावा स्वर है, और ये विसर्ग, तो नियम को वो अनुसरण किया है, तो मैं भी संधि करते टाइम क्या करूंगा, नियम का अनुसरण करूंगा और बोलूंगा नी प्लस उद्देश्य क्या हो जाएगा, निरुद्देश्य। वैसे ही नी प्लस इह निरीह, हर जगह विसर्ग की जगह आप क्या ला रहे हो, स्वर रहित र ला रहे हो, ठीक है। नी प्लस गुण निर्गुण, दू प्लस गंध दुर्गंध होगा, दू प्लस गुण दुर्गुण, नी प्लस जन मतलब कि जहां आदमियों का निवास नहीं है,
तो नी प्लस जन क्या है, निर्जन। दुह प्लस जय क्या हुआ, दुर्जय। दुह प्लस जन दुर्जन। जहां बुरे लोगों की, जहां बुरे लोग क्या है होते हैं उसको वहां उनको क्या बोलते हैं, दुर्जन कहते हैं। फिर 13वां क्या है, नी प्लस झर क्या आएगा, निर्झर। वैसी 14 नी प्लस दल निर्दल। दुह प्लस दिन दुर्दिन। बुरे दिन को क्या बोला जाता है, दुर्दिन। नी प्लस धन निर्धन। दुह धन धर्ष दुर्धर्ष ना। विसर्ग की जगह क्या आएगा, स्वर रहित र आएगा। स्वर रहित र आएगा तो वो जो स्वर रहित र है उसमें ध में रेप के रूप में जुड़ेगा। रेप के, इसको रेप बोला जाता है, ठीक है। ध के ऊपर में जो र जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, र। रेप के रूप में जुड़ा हुआ र। तो दू प्लस धर्ष दूरधर्ष। नी प्लस बल निर्बल। नी प्लस भय निर्भय। फिर नीचे की चीजें आपको नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। नी प्लस भय क्या हुआ है, निर्भय। नी प्लस भर क्या हो जाएगा, निर्भर। ये सब चीजें आपके नियम 8वें के अंतर्गत आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। नी प्लस भर बोला मैं तो नी में छुपा हुआ है छोटे ई की मात्रा जो कि अ के अलावा स्वर है। फिर आया है विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह। फिर आया भ्रांत लिखा ना, तो भ भी क्या है, एक। भ भी क्या है, एक। सघोष व्यंजन ही तो है, सघोष व्यंजन ही तो है। तो ये क्या आ गया, नियम के अनुसार आया। तो नीह प्लस भ्रांत, तो भ्रांत का तो भ्रांत लिखाएगा, नी का तो नी लिखाएगा। ये विसर्ग चेंज होगा किसमें, स्वर रहित र में। और वो जो स्वर रहित र है वो किसमें जुड़ जाएगा, भ्रा के ऊपर रेप के रूप में जुड़ जाएगा। तो निर्भ्रांत, निर्भ्रांत संधि हुआ किसका, नीह प्लस भ्रांत का। आगे क्या होगा, नी प्लस मोह निर्मोह। नी प्लस मल निर्मल। नी प्लस मल क्या हो गया, निर्मल हुआ है। फिर आज के अंतिम 9वें और 10वें की बात करते हैं। ये नियम है विसर्ग संधि के, इतने सारे नियम हैं। अगले क्लास में महत्वपूर्ण तथ्यों पे डिस्कस करेंगे और अगले क्लास में कोशिश करेंगे ये संधि का जो अध्याय चल रहा है उसको खत्म करने का। ठीक, अब नौवा क्या बोल रहा है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ई हो, छोटा ई है या फिर छोटा ऊ हो और उसके साथ क्या लगा हुआ हो, विसर्ग लगा हुआ। फिर जुड़ने वाला जो दूसरा शब्द है उस दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, र हो। दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या हो, र हो, तब क्या होता है, ई उ किस में बदल जाएगा, बड़े ई या बड़े ऊ में। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। र जैसे पहले था, र उसके बाद भी र ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे नी प्लस रव है इक्वल टू आया नीरव, तो हम तो व्यंजन संधि में नीरव को नीर प्लस रव के रूप में पढ़े थे ना इसको। वैसे ही दुह प्लस राज या दूरस को कैसे पढ़े थे, दूर। र जिसमें क्या था, र था स्वर रहित था। दूर प्लस रस, दूर प्लस रस, दूरस पढ़े थे किसमें, व्यंजन संधि में। अब बात यही है कि आपको अगर नीरव या नीरज या दूरस या दुराज या चक्षुरो ऐसे डायरेक्ट लिख के दे रहा है आपको एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल व्यंजन संधि उस समय नहीं मारना है, आपको मारना है विसर्ग संधि का उदाहरण है करके, ठीक है। लेकिन आपको अगर यही चीजें आपको क्या दे दे, नीर प्लस रव करके दे दिया, नीर प्लस रव, तो अब ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। हाँ, लेकिन इसका मीनिंग, इसका मायने होना क्या है, नीरव ही होना है। अब ये किसका उदाहरण बन गया, नीर प्लस रव व्यंजन संधि का उदाहरण बन गया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, नीह प्लस रव होता है नीरव, या नीरव का संधि विच्छेद आपको पूछा जाएगा तो नीह प्लस रव लिखना है। अगर वहां पे नीह प्लस रव नहीं लिखा है तो बिल्कुल है वहां पे लिखा रहेगा नीर प्लस रव लिखा रहेगा, ठीक है। वो विसर्ग के रूप में आपसे आंसर नहीं चाह रहा है, इसका मतलब वो आपसे आंसर चाह रहा है व्यंजन संधि के रूप में आंसर चाह रहा है। तो नीह प्लस रव क्या हो गया, नीरव हुआ ना। यही चीज ना में क्या लगा हुआ है, छोटे ई की मात्रा, तो ये छोटे ई की मात्रा। विसर्ग है तो ये विसर्ग आया, प्लस क्या है, दूसरा शब्द रव है, तो रव में पहला वर्ण क्या दिख रहा है, रव। तो इसका तो इस र का क्या होना है, र ही रहेगा। तो उसके आगे भी जो चीजें हैं वो तो ऐसी की वैसी रहेंगी, र वह है, तो ये र और वह। नी में छोटे ई की मात्रा किसमें परिवर्तित हो जाती है, बोल रहे हैं नियम, बड़े ई में। तो ये छोटा ई नी जो है वो किसमें परिवर्तित हो गया, बड़े ई। बड़े ई मतलब कि नी,
नी में परिवर्तित हो गया, ये विसर्ग कहाँ चले गया, तो विसर्ग लुप्त हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। तो विसर्ग का लोप हुआ, छोटे नी किस में परिवर्तित हो गया, बड़े नी में। तो नी प्लस रव क्या हो गया, नी रव। वैसे ही छोटा नी है तो नी प्लस रज, नीरज होगा। दुह प्लस रस, दूरस होगा। दुह प्लस राज, दुराज होगा। चक्षु प्लस रोग, चक्षु रोग होगा। 10वां लास्ट नियम ध्यान से देखेंगे। लास्ट नियम है जिसमें अ या आ से भिन्न स्वर होंगे। पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर अ या आ से भिन्न स्वर रहा, फिर प्लस उसके आगे क्या लगा होगा, विसर्ग का चिन्ह। प्लस में लिखूं अंतस्थ, अंतस्थ मतलब कि यह लव, अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो, दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या हो, अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स्वर रहित र आ जाता है। ठीक है। नी प्लस यात, छोटा ई दिख रहा है, छोटा ई क्या है आखिर, अ या आ से भिन्न स्वर है ना, छोटा ई ना में क्या लगा हुआ है, छोटा ई। फिर क्या है, विसर्ग की मात्रा प्लस यात में यह आया ना, यात में यह आया है, यह क्या है, एक अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। तो नियम के अनुरूप ये ढल चुका है, नियम के अनुरूप ढल चुका है, तो मैं भी नियम का पालन करते ही विसर्ग के जगह में मैं क्या ला दूंगा, र ला दूंगा। ठीक है। तो नी प्लस यात में विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, स्वर रहित र ना। अब ये स्वर रहित र किसके साथ जुड़ेगा, या के साथ, किस रूप में जुड़ेगा, आर रेफ के रूप में जुड़ेगा। तो नी रियात, ठीक है क्या, या के ऊपर रेफ के रूप में आधा र जुड़ेगा। तो निर्यात का संधि विच्छेद होता है नी प्लस यात, या मैं बोल सकता हूं निर्यात। किस संधि का उदाहरण है, तो वो उदाहरण है विसर्ग संधि का। वैसे ही निर्लेप भी है, निर्लोभ भी है। फिर है दुर्व्यवहार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दुह प्लस व्यवहार, दुह प्लस व्यवहार। अब देखो ये दू है, फिर ये विसर्ग है, तो विसर्ग की जगह में जब संधि होगा तो क्या होगा, विसर्ग के जगह में स्वर रहित र की उत्पत्ति होगी, स्वर रहित र आएगा। ठीक है। लेकिन स्वर रहित र को सहारा देने के लिए आगे वाला वर्ण क्या है, आधा व है, वो तो खुद अपने आप में आधा है, तो वो कैसे सहारा देगा आधा र को, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आया है र आया, किसके जगह में, विसर्ग के जगह में, विसर्ग के जगह में क्या आया, र आया। र को सहारा कौन देगा, आने वाला वर्ण। आने वाला वर्ण क्या है, वह है, वह तो अपने आप में आधा है, वो तो खुद टिका हुआ है, किसके माध्यम से, या के माध्यम से। तो या का सहारा लेना पड़ेगा किसको, या का सहारा लेना पड़ेगा किसको, इस विसर्ग के जगह आने वाले स्वर रहित र को सहारा लेना पड़ेगा किसका, या का सहारा लेना पड़ेगा। या का सहारा लेगा वो कैसे, या के सिर पर चढ़कर, सिर पे चढ़ेगा अर्थात रेप के रूप में चढ़ जाएगा। या के ऊपर क्या लगा, आधा र। तो दुर्व्यवहार, इसको भी आपको एग्जाम में शब्द शुद्धि के रूप में पूछा जाता है। आशीर्वाद को पूछा जाता है, यहाँ पे जो लिखा हूं मैं, आशीर्वाद का सही शब्द क्या है, तो वहां पे लिख के देता आरसीवाद, आरसीवाद नहीं। जैसे आप आसी र वाद बोले ना, तो र के बाद क्या आया, व आया, तो व के ऊपर में ही क्या जुड़ेगा, र जुड़ेगा। ठीक है। तो नी प्लस विकार निर्विकार, आसी प्लस वाद आशीर्वाद, नी प्लस वाह क्या बन जाएगा, निर्वाह। पूरे के पूरे विसर्ग संधि को मैं नियमों में पिरोकर आपके समक्ष में इसको चर्चा किया हूं। कितनी चीजें आपको समझ रही है, ये समझ में आ रही है, ये आप पे निर्भर करता है। आपको हर एक चीजें समझ में आएंगी जब आप कोई भी क्लास को जब आप कर रहे हो, तो उससे पहले के क्लास को, किसी भी सब्जेक्ट की बात है, उससे पहले की क्लास को अच्छे से नहीं किए हो, तो जो भी कंटिन्यूएशन में जो क्लास चल रहा है वो क्लास आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। बस नोट्स बना रहे हो, बस नोट्स बना के कहीं पे रख रहे हो, तो वो पढ़ना फिर व्यर्थ है। अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे हम लोग इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा करेंगे, और उन तथ्यों पे चर्चा करने के बाद और आगे इस पूरे संधि में जितने प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पे। अगले क्लास में मिलेंगे जहां पर हम लोग इसके आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, चिंता मुक्त होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।